ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, तब हमें ये बात पता चली थी कि हम अभी तक तो ये सोचते चले आए हैं कि दो स्टेट को या फिर दो कंट्री को अगर कंपेयर करना है, हमें कुछ पैरामीटर चाहिए। अब कॉन्ट्रारी टू द डेफिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट, वी डिसाइडेड कि हम ऑल कॉम्प्रिहेंसिव कोई पैरामीटर नहीं ले सकते, तो फॉर द सेक ऑफ डिफरेंस और ये बताने के लिए दोनों में कौन बेटर है, वील बी टेकिंग द क्राइटेरिया जो कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रिजल्ट हमको देगा या सबसे ज्यादा जिसका वेटेज है। हमने ये डिसाइड कर लिया कि चलो भाई, हम हमारे साथ जो इनकम है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो इनकम वुड बी दी प्राइमरी क्राइटेरिया। हमने ये देखा था कि इनकम के हाँ मैम मेरा एक क्वेश्चन था। मैम अगर जैसे हमारे पास 4 पैरामीटर्स है जिसमें से फर्स्ट पैरामीटर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो मैम हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैम हर पैरामीटर को उसके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स एलोकेट कर दें एंड फिर हर कंट्री को उन पॉइंट्स पे जब कर देंगे तो फिर टोटल पॉइंट्स के बेसिस पे उनकी रैंकिंग निकाल दें। या दैट इज वेरी ट्रू एंड इन फैक्ट दैट इज हाउ इट इज डन। अगर आप बाकी अभी यूएनडीपी की जब हम अभी पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें हम देखेंगे कि दे हैव एलोकेटेड द पॉइंट्स टू द ईच क्राइटेरिया। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है उसमें हमने ये देखा है कि वर्ल्ड बैंक लोगों का इंडेक्स निकाल रहा है, वो क्या ले रहा है, वो ले रहा है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम इज नथिंग बट पूरी कंट्री की इनकम, यानी पूरी कंट्री में लोग जितना भी कमाते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, विच इज इक्वल टू एवरेज इनकम, जिसका दूसरा नाम है पर कैपिटा इनकम। समझ गए? टोटल इनकम अपॉन Yes, टोटल ma'am. पॉपुलेशन इज एवरेज इनकम, एवरेज इनकम ही पर कैपिटा इनकम है। तो हमने एग्री किया हुआ है कि हम सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पे जज करेंगे, इसीलिए हमने सबसे पहले इनकम क्राइटेरिया पे जज किया। बट देन हमने ये देखा कि इनकम क्राइटेरिया में जज करने के बाद में भी रिजल्ट में एनोमली थी। क्या एनोमली है रिजल्ट में? कि एवरेज अच्छा आ जाता है, बट ये भी पॉसिबल है कि सोसाइटी में कुछ लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम कमा रहे हैं, यानी इनइक्वालिटी इन इनकम बहुत ज्यादा है। लेकिन जब उन सबकी इनकम को जोड़ के एवरेज निकाला जाएगा, एवरेज तो अच्छा आ जाएगा, बट इसका क्या ये मतलब है कि जो लोग कम कमा रहे थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो गया? नहीं। एवरेज आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं देता है, ये हमने लास्ट क्लास में अपना कंक्लूजन निकाला था कि पर कैपिटा इनकम के साथ में भी कुछ इशू है। समझ गए? ऐसा नहीं है कि हमने ये डिसाइड करा है कि हम डेवलपमेंट को पर कैपिटा इनकम से जज करेंगे तो वो बेस्ट हो जाएगा। याद आया? फिर हमने उसके लिए एग्जाम्पल देखे थे दो स्टेट्स के। एक हमने स्टेट्स का एग्जाम्पल देखा था हरियाणा और केरला का, दो टेबल में कंपैरिजन था, जिसमें ये दिया हुआ था कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम केरला के पर कैपिटा इनकम से ज्यादा था। इस हिसाब से तो हमारे हिसाब से पर कैपिटा इनकम की टेबल के हिसाब से हरियाणा ज्यादा डेवलप्ड होना चाहिए था, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था कि हम कैपिटा इनकम के बेसिस पे ही जज करेंगे। कंट्री की जिस स्टेट की पर कैपिटा इनकम ज्यादा आएगी उसको ज्यादा डेवलप्ड मानेंगे। बट जब हमने दूसरी टेबल को चेक किया तो हमने ये देखा कि पर कैपिटा इनकम हरियाणा में ज्यादा है, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इलिटरेसी रेट भी हरियाणा में ही ज्यादा है, केरला में कम है। हमें ये समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने से आपको रिसोर्सेज भी अच्छे मिल रहे हों। याद आ रहा है कुछ? Yes, ma'am. अरे हाँ या ना तो बोलो। यस मैम, यस। यस मैम। ठीक है, वही आगे की टेबल को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है, उसी टेबल का इन्होंने यहाँ पर रेफरेंस दिया है पब्लिक यूटिलिटीज में। और वो ये बोल रहे हैं कि केरला की जो है वो लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन फॉर बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। तो अब इन्होंने ये बोला है कि अब जो तुम लोगों को लोचा दिख रहा है कि भाई पर कैपिटा इनकम तो हरियाणा की ज्यादा है, यानी पैसा तो एवरेज हरियाणा में ज्यादा है, यानी हरियाणा के सब लोग मिलके जितना पैसा कमाते हैं अपॉन पूरे हरियाणा की जो पॉपुलेशन है, वो एवरेज इनकम है हरियाणा की, जिसको हम कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। ये उनके लिए है जो नए आए हैं। ठीक है, तो सिंस प्रथम आज काफी दिनों के बाद आया है और श्रेया क्लास में पहली बार आई है, तो मैं बस तुम्हें बेटा ये बता रही हूँ, हम कंट्रीज के डेवलपमेंट को चेक कर रहे हैं कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है या कौन सा इंडिया में स्टेट ज्यादा डेवलप्ड है। मिलाकर के हम उनके डेवलपमेंट को कंपैरिजन करने के लिए अभी एक ही क्राइटेरिया ले रहे हैं कि हम उन दोनों को कैसे जज करेंगे। जैसे हमें ध्रुव को और शिवांग को अगर कंपेयर करना है तो किस बेसिस पे करेंगे? हाइट के बेसिस पे करें कि वेट के बेसिस पे करें? ठीक है, कि मार्क्स के बेसिस पे करें? उसी तरह से हमने स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए एक क्राइटेरिया लिया है जिसको हम बोल रहे हैं पर कैपिटा इनकम।
पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला ये होता है, जिस भी स्टेट की पूरी पॉपुलेशन, जितने भी लोग उस स्टेट में रहते हैं, उन सब की इनकम उसको मिला दिया जाए और फिर उसको डिवाइड कर दो पूरे स्टेट की टोटल पॉपुलेशन से। एवरेज का यही तो फॉर्मूला होता है, इसको ही बोलते हैं एवरेज इनकम, और इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। हम इस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं, और उसमें हमने दो स्टेट्स को देखा है। हरियाणा को रिजल्ट आया है कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है और केरला की पर कैपिटा इनकम कम है। ठीक है, एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, तुम रेफर कर लेना बाद में। अभी इतना समझ लो कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, उसका फॉर्मूला वो होता है। केरला की पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन और हमने डेवलपमेंट के लिए डिसाइड किया है कि यही क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हमने टेबल को देखा तो हमें ये पता चला हरियाणा पर कैपिटा इनकम में तो आगे है, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी 1000 में कितने बच्चे, पर 1000 कितने बच्चे मर रहे हैं, ठीक है, वो हरियाणा में बहुत ज्यादा है। और सिमिलरली लिटरेसी, वो भी हरियाणा में ज्यादा है। सिमिलरली ड्रॉप आउट यानी कितने लोग स्कूल छोड़ रहे हैं, वो भी हरियाणा में ज्यादा है। इनका टेबल दिया हुआ है पहले, ठीक है, मैंने सिंस यहाँ शेयर नहीं किया तो मैं दोबारा तो नहीं करूंगी, बट मैं बता दे रही हूँ। फिर ये पता चला कि हरियाणा में और भी दिक्कतें हैं, तो क्या, और हमने तो डिसाइड किया है कि डेवलपमेंट के लिए हम पर कैपिटा इनकम को चूज करेंगे। मतलब कि झोल हो गया हमारी स्टडी में, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने के बाद में भी हरियाणा में बच्चे मर रहे हैं, वहां लोग स्कूल छोड़ रहे हैं और वहां पर लोग इलिटरेट हैं। समझ गए? तो अब ये क्यों हो रहा है ये देख रहे हैं। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसलिए है क्योंकि वहां पर बेसिक हेल्थ और एजुकेशन अच्छी है। बेसिक हेल्थ और एजुकेशन का मतलब पब्लिक फैसिलिटी। समझ गए? ये जो रीजन हमें ढूंढ रहे थे वो ये थी कि अगर गवर्नमेंट किसी इलाके में अच्छी पब्लिक फैसिलिटी दे देती है, तो भले ही वहां पर कैपिटा इनकम कम रहे, फिर भी वहां का ओवरऑल डेवलपमेंट ज्यादा रहता है या नहीं? अरे हाँ या ना? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल तुम कम पैसा कमा रहे हो, लेकिन तुम्हारे इलाके की गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि उसने तुम्हें अच्छे हॉस्पिटल्स दिए हुए हैं सस्ते रेट में, तुम ही कमाते हो लेकिन हॉस्पिटल में और भी कम पैसा लगता है क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर रखा है। वहां पे अच्छी रोड्स बनी हुई हैं, अच्छे तुम्हारे लिए स्कूल्स हैं, सब कुछ अच्छी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने दे रखी है, तो तुम्हारा डेवलपमेंट अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो Yes, यस ma'am. मैम। ये रीजन था कि केरला में क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और उनका पब्लिक फैसिलिटीज बहुत अच्छी चल रही थी, इसीलिए केरला का बाकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ड्रॉप आउट रेट ये सब बहुत कम था। और उसके कंपैरिजन में हरियाणा में लोग ज्यादा पैसा भी कमा रहे थे, उसके बावजूद उनका दिक्कतें थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी थी, ड्रॉप आउट भी था। तो अब हमें डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का समझ में आता है कि नहीं कि क्या रोल है। केवल पर कैपिटा इनकम से डेवलपमेंट नहीं देख सकते, उस एरिया में कितनी पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है, उसको भी हमें अपने दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। समझ गए? ओके, आगे की तरफ ये एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, ये सारी एक्टिविटी तुम लोगों को खुद करनी है। समझ गए? एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 घर में तुम लोगों को करनी है, इसको पढ़ना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, अब हमने लगभग लगभग सारी चीजें जो हैं वो कर ली हैं डेवलपमेंट में, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट के नाम पे। बट अब हम एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। हमने अभी वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन जब देखी थी तो हमने ये देखा था कि वर्ल्ड बैंक केवल नेशनल इनकम पे जज करे जा रहा था, यानी पर कैपिटा इनकम पे जज करे जा रहा था और उल्टे सीधे रिजल्ट दे रहा था। तो अब नई एक रिपोर्ट निकाली गई, वो भी जिस तरह से हमने अभी 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 केरला और हरियाणा के एग्जाम्पल में देखा कि पर कैपिटा इनकम अच्छा हो या ना हो, उसके बावजूद भी लेवल ऑफ डेवलपमेंट बेटर हो सकता है अगर बाकी सारे फैक्टर्स अच्छे हैं। समझ गए? तो अब जाकर के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन, यूएन का एक प्रोग्राम है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी एक रिपोर्ट निकालती है, उस रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। हर वो एक साल में निकलती है और उस रिपोर्ट के अंदर एक इंडेक्स दी हुई है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। समझ गए? उस इंडेक्स को में वो केवल इनकम को क्राइटेरिया नहीं लेते, उस इंडेक्स में वो इनकम के साथ आपके हेल्थ को भी क्राइटेरिया लेते हैं और हेल्थ के साथ साथ आपके एजुकेशन को भी क्राइटेरिया लेते हैं।
समझ गए? अरे हाँ या ना Yes, बोलो ma'am. यार, क्या Yes, कर रहे हो? ma'am. उड़े उड़े घूम रहे हो इकोनॉमिक्स। कोई है जिसे समझ नहीं आ रहा है? ये तो अक्लमंदी वाला डिसीजन हो गया ना यूएन वालों का, उन्होंने रियलाइज कर लिया कि हेल्थ और इनकम को भी इंक्लूड कर देते हैं। समझ गए? डेवलपमेंट के पैरामीटर में केवल इनकम से हो सकता है? ये कितने सारे फेलियर एग्जाम्पल हमने देख लिए अभी तक कि केवल इनकम से अगर डेवलपमेंट को जज करोगे तो रिजल्ट गड़बड़ी भी आ सकती है। समझ गए? यूएन की एक और यूएन का फुल फॉर्म क्या है? United Nations. United Nations. कब बना? 1940. 1943. Yes. 1945. 1944 या 45 में बना, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, उसके तुरंत बाद यूएन बना था। अब यूएन की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है यूएन यूएन ने एक अपना एक डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रखा है पूरे वर्ल्ड में। उस प्रोग्राम का नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी यूएन डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। यूएनडीपी अपनी हर साल, ये जो प्रोग्राम है ये हर साल अपनी रिपोर्ट निकालता है जिसको बोलते हैं एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट 200 300 400 पन्ने की होती है। इसके अंदर एक इंडेक्स होती है, उसका नाम होता है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। समझ गए? वो इंडेक्स के अंदर जो क्राइटेरिया लिए गए हैं उसमें केवल इनकम नहीं है, उसमें हेल्थ और एजुकेशन भी है। बोलोगे तो ऊपर ऊपर के टर्म है, एक्चुअली क्या काउंट करते हैं? तो इनकम में काउंट करते हैं पर कैपिटा इनकम, हेल्थ में काउंट करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंसान कितना जिएगा, 40 साल, 50 साल, 60 साल। समझ गए? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब उस एरिया या उस कंट्री में कितना लंबा लोग जीते हैं। लोग 60 साल के अंदर ही मर जाते हैं, एवरेज कितना लंबा जीते हैं, 70 साल के अंदर ही मर जाते हैं। और एजुकेशन में क्या लेते हैं? लिटरेसी। समझ गए? Yes, ma'am. तो इस क्राइटेरिया को, इन तीनों क्राइटेरिया को वो काउंट करते हैं और उसके बेसिस पर वो अपनी रिपोर्ट निकालते हैं और उसमें वो रैंकिंग देते हैं वर्ल्ड्स को। तो उन्होंने केवल इनकम को नहीं ले रखा है। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूएनडीपी एंड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में जो वो डेवलपमेंट इंडेक्स निकाल रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे जज कर रहे थे। वो जो मैंने 1200 वाला बनाया था कि 1200 से ऊपर अगर आप आते हो तो आप डेवलप्ड में हो, 1000 से नीचे आते हो तो आप गरीब हो, और 1000 से 12,000 के बीच में अगर आप डॉलर्स में आते हो तो क्या हो? मिडिल हो। समझ गए? याद आया? तो वो तो वर्ल्ड Yes, बैंक का हो ma'am. गया, ये यूएन वाला है। ठीक है, अब इस वाले डेटा में अगर आप देखा जाए, ये देखो ना, अच्छा इन्होंने दे भी तो दिया है। ये देखो, इन्होंने ग्रॉस कैपिटा इनकम में ग्रॉस इनकम, नेशनल इनकम को काउंट किया हुआ है पर कैपिटा के बेसिस पर, और उसके अलावा उन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लिया हुआ है और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लिया हुआ है। ठीक है, लिटरेसी में मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और उसके बाद उन्होंने एचडीआई रैंक निकाली है वर्ल्ड में। जब इन तीनों क्राइटेरियाज को लेकर के वर्ल्ड में एचडीआई रैंक निकाली है, तो इंडिया 130 रैंक पर है। किस रैंक पर है? 130. बहुत अच्छी रैंक है क्या ये 130? No, ma'am. नहीं, लेकिन हम जब इसको देखते हैं गौर से तो हमें ये पता चलता है कि इंडिया के जो नेबर हैं, यानी म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, उनसे बेटर इंडिया परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इंडिया का एक ऐसा नेबर है जो इंडिया से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कौन है वो? Sri Lanka. श्रीलंका। समझ गए? ये याद रखना है तुमको। तो अभी सिल्वर से बाहर निकली है। Yes, ma'am. क्या बोल रहे हो? Ma'am, ये हमने श्रीलंका तो श्रीलंका भी अभी सिविल वॉर से बाहर निकली है, उसमें तो चीज अभी स्टेबल अभी तुम्हारी बिल्कुल भी आवाज समझ नहीं आ रही मुझे, लेकिन आई एम रेफरिंग कि तुम श्रीलंका के बारे में कुछ बता रहे हो। यस मैम। मैम उसमें हमको अभी सिविल वॉर से बाहर निकली है मैम। मैम उसमें इतना सिचुएशन हो रहे थे मैम, जो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था मैम, फिर कितना ऊपर कैसे रैंक है? दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, दैट विल डिस्कस के कैसे कौन आ रहा है। बट लुक, द पर कैपिटा इनकम जो क्राइटेरियाज अच्छे से पता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितनी है, तुम खुद ही देख लो। एनालिसिस में तो इट्स मैथमेटिकल टेबल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी श्रीलंका में बहुत अच्छी है। ठीक है, अब उसका रीजन कुछ भी हो, बट अगर यूएनडीपी ने क्राइटेरियाज लिए हुए हैं और उस क्राइटेरिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूरे सारे के सारे सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा उनकी अच्छी है, यानी मे बी वो हेल्थ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इंडिया अपना ज्यादातर पैसा डिफेंस में खर्चा करता है, आर्मी मेंटेन करने में खर्चा करता है। समझ गए?
वी हैव मनी बट वी हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। इसीलिए लोग बहुत बार जो स्कॉलर्स होते हैं वो ये बात पे डिबेट करते हैं कि इंडिया का सारा पैसा जो है वो मिलिट्री मेंटेन करने में जा रहा है, गरीबों को कुछ नहीं देते। हमारे कंट्री में पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन करप्शन भी बहुत ज्यादा है, समझ गए? तो किसी के पास वही हरियाणा वाली और वो वाली केरला वाली हालत हो गई, दैट समबडी इज अर्निंग मोर दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो ज्यादा डेवलप्ड है। व्हाट माय पॉइंट? वहां पे वो हेल्थ सेक्टर में शायद ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी है, उसके अलावा उनका मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी ऑलमोस्ट 40-30% इंक्रीमेंट है इंडिया से, जो कि वो ज्यादा पढ़ा रहे हैं अपने यहाँ के बच्चों को। एक रीजन ये भी हो सकता है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, समझ गए? इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है हैंडल करने के लिए, विल बी लाइक 200-300 श्रीलंका भी हमारे अंदर आ सकते हैं, ठीक है? ये ऑब्वियस है कि छोटी कंट्री मेंटेन करना इजी होता है, और यही रीजन है कि वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है तो उनकी पर कैपिटा भी ज्यादा है, ठीक है? ये एक है चीज जो हम टेबल को देख के पता चलते हैं, कंसीडरिंग कि श्रीलंका इटसेल्फ इज अ डेवलपिंग कंट्री, और आजकल के टाइम पे तो उसके ऊपर लोन भी बहुत ज्यादा है, ये इधर उधर के मतलब चाइना से लिया हुआ लोन वगैरह है, लेकिन उसकी पोजीशन बहुत सही है, इंडियन ओशन में वो ट्रांजिट रोड पे बैठा हुआ है। तो वो हम डिस्कस खैर करेंगे कभी ना कभी बातों बातों में, लेकिन निकलते निकलते इतना बता देती हूँ कि श्रीलंका की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो जो भी इंसान इस ये इंडियन ओशन से ट्रेड करता है वो श्रीलंका में अपना एक पोर्ट बनाए हुए है, और वहां से वो अपना सामान वापस ले जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। चाइना ने भी एक पोर्ट यहाँ पे ले रखा है, इंडिया ने भी एक पोर्ट यहाँ पे ले रखा है, क्योंकि आइलैंड कंट्री है, इससे भी इनको काफी पैसा कमाने को मिलता है, ठीक है? HDI का जो यहाँ पर मतलब है वो ये है, HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कोई है जिसे नहीं समझ आ रहा है? समझ लो, पहले तो वीडियो ऑन करो सारे के सारे, सो जाओगे वरना, ठीक है? क्योंकि नहीं समझ आता है तो फिर इकोनॉमिक्स नहीं ही समझ आता है, फिर ये हिस्ट्री नहीं है कि कहानी चल रही है और सब आ रहा है। तो HDI का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, समझ गए? किससे किस में है ये? इट इज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? तुम्हारे में शायद HDI ना पूछे, क्यूबन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ही पूछेंगे, क्योंकि उसमें दिया नहीं है, नहीं शायद ये दिया हुआ है। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP। UNDP क्या है? ये एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है UN ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल की, ठीक है? अब इंडिया में 189 कंट्रीज का डेटा हुआ है, 189 कंट्रीज को चेक किया गया है। 189 कंट्रीज में NCERT के हिसाब से, ये काफी पुराना डेटा है 18 का, लेकिन फिर भी NCERT के हिसाब से इंडिया 130 पोजीशन पे है, अभी और थोड़ा पीछे ही हो गया होगा, आई थिंक एक आधे, आई थिंक शायद आगे था पिछले 2 साल में, लेकिन अभी इस साल का तो मुझे पता नहीं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ, ठीक है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि लेंथ ऑफ लाइफ कितनी है, एवरेज। इंडिया में एवरेज है 68 ईयर्स, इतने साल तक लोग जीते हैं, इसके मतलब पूरे, कुछ लोग 70 में मर रहे हैं, कुछ लोग 50 में मर रहे हैं, सबका एवरेज निकालोगे तो 68 तक इंसान सारे निपट जाते हैं इंडिया में एवरेज। श्रीलंका में 75 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को क्या हम पोल्यूशन से रिलेट कर सकते हैं? या पोल्यूशन से डिजीजेस बढ़ती हैं, मरने के चांसेस भी बढ़ते हैं, इंडिया वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है? कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज। ये तो तुम लोग डेटा में कुछ करना नहीं है, टेबल में इंडिया और श्रीलंका याद रखना, बाकी सारे तो हमसे पीछे ही चल रहे हैं, ठीक है? ओके, अब मुझे क्वेश्चन था। हाँ पूछो। मैम, जब हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे, मैम कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होता है, इसलिए उनका इनकम भी ज़्यादा होता है। मैम पर फिर इस केस में तो फिर जिन कंट्रीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है वर्सेस जिन कंट्रीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, मैम फिर तो पर कैपिटा इनकम उनकी ज़्यादा होगी ना, जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है। तो यही तो कॉन्सेप्ट है ना, जिसके बेसिस पे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप कंट्रीज को ये बोलते हैं कि ये लोगों को बहकाते हैं, मतलब एक्चुअली इतना पैसा ही कमाते नहीं है। जैसे US में एजुकेशन और बाकी सारी फैसिलिटीज के लिए हैव टू पे अ लॉट, वहां पर लोग कमाते भी ज्यादा हैं, लेकिन अब इस चीज में डिबेट कौन करे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं। ये सब डिबेट के टॉपिक है, कोई रिजल्ट नहीं है। कोई कह रहा है कि नहीं, हम ज्यादा हमारे यहाँ कमाते हैं बच्चे, हमारे यहाँ ज्यादा पैसा दिया जाता है। ये भी तो समझो कि सिंस हमारे यहाँ चीजें महंगी हैं, तो जो इन चीजों को बेच रहा है पैसा तो उसी के पास जा रहा है ना अल्टीमेटली। अगर इंडिया में सब्जी सस्ती है तो कहीं ना कहीं किसान गरीब भी है, क्योंकि उसकी सब्जी सस्ती बिक रही है। अगर वही सब्जी US में महंगी बिकेगी तो US का किसान अमीर हो जाएगा ना,
इन अ वे वो ये भी कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी भी तो कम हो रही है इन्फ्लेशन से। हर चीज का प्रो एंड कॉन्स होता है, बट तुम डिस्कस तो कर ही सकते हो। तो ये एक फैक्टर वेल कंसीडर्ड है। गरीबों के लिए अच्छी हो गई होगी, मतलब कुछ लोगों के लिए पैसा वो ज्यादा कमा पा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जितना कमा रहे हैं उतना पूरा ही खर्चा करना पड़ रहा है। समझ रहे हो? मिडिल क्लास अगर $4000 वहां कमा रहा है तो उसका पूरा ही लग जा रहा है रेंट और खाने में, लग के वो कुछ भी सेव नहीं कर पा रहा है। इस केस में उसकी जॉब सिक्योरिटी और लाइफ सिक्योरिटी भी नहीं है। वो बीमार हो जाएगा तो यूएस के हॉस्पिटल इतने महंगे हैं, उसका इलाज नहीं होगा। तुम ये कह दोगे, इंडिया में तो उसके कंपैरिजन में बहुत सेविंग हो जाएगी। फिर यूएस वाले ये कहेंगे कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, हम सबको फ्री इलाज दे सकते हैं। इसका कोई एंड नहीं है, लेकिन पॉइंट वेल पुट है। मतलब ये ध्यान में तो आना चाहिए कि कुछ कंट्रीज में जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं वो रिच है, वहां पे चीजें ही बहुत महंगी हैं। ठीक है? Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? तो वही बात कर रहे हैं कि ये सरप्राइजिंग नहीं है 1.6 टेबल पीछे वाली को देख के। इंडिया, अब ये श्रीलंका इतना छोटा मोटा, इतनी बार तो हमसे ही वो डेट लेते हैं कर्ज, और वो चल रहे हैं एचडीआई रैंकिंग में हमसे आगे, और हम चल रहे हैं उनसे पीछे। ठीक है? Though Nepal and Bangladesh have low per capita income than of India, yet they are better in life expectancy. पूरे टेबल को एनालाइज करोगे तो ये देखोगे इंडिया और नेपाल और बांग्लादेश इनकम तो इंडिया से कम कमाते हैं, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी भी ज्यादा है। यानी अपने पड़ोसियों को देख के ये लगता है कि सबसे ज्यादा हम ही मर रहे हैं। समझ गए? मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एफडीआई। ऐसा भी नहीं है कि एचडीआई, सॉरी, ऐसा भी नहीं है कि एचडीआई बेस्ट तरीका है डेवलपमेंट को जज करने का। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि एचडीआई को कैलकुलेट करने में और इम्प्रूवमेंट की भी जरूरत है। मैनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड टू द एचडीआई रिपोर्ट, बट बाई प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट। समझ गए? बहुत सारे नए कंपोनेंट्स भी ऐड किए जा रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। इट हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट इज व्हाट इज हैपनिंग टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। कुल मिलाकर के डेवलपमेंट का ये मतलब है कि लोगों के साथ वहां क्या हो रहा है किसी भी कंट्री में, और वो कैसे जी रहे हैं। इनकम से कम लेना देना है। ये तो हम चैप्टर की लाइन 1 से ही पढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट का मतलब केवल इनकम नहीं है। इट इज पीपल, उनकी हेल्थ, उनकी वेलबींग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो ये बात Yes, यहाँ तक आ ma'am. गई। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा बोलोगे, मैम इसमें से कोई कंक्लूजन निकला नहीं, सारी ज्ञान की बातें हैं। इसमें सब ज्ञान की ही बातें हैं। 2-3 चीजें हैं जो समझने वाली हैं। पहला, वर्ल्ड बैंक वाला सिस्टम कि वो कैसे कैपिटा इनकम पे लेता है और उसके क्या क्राइटेरिया है। तो $1196 और $1000, मतलब $11,000 और $1000 वाला वो क्राइटेरिया याद रखना है। उसके अलावा ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की ये जो टेबल है ये याद रखनी है, क्योंकि यही आएगी पेपर में। चैप्टर में कुछ है नहीं ज्यादा पूछने वाला। और ये एक झिलाऊ टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल कैसे रहे। आप क्लास 8 से पढ़ते चले आ रहे हो कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। समझ गए? ग्रीनर टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है। कोई चीज इसमें भी पढ़नी है। चलो भाई, सपोज फॉर प्रेजेंट दैट इज पर्टिकुलरली कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड। मान लिया, चलो अभी एक नई, अब वो पुराना डेवलपमेंट और उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। यानी डेफिनेशन डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट कितने डायमेंशन पे है, आप फिर डेवलपमेंट को डायमेंशन होने के बाद भी कैसे कंपेयर करेंगे। तो पहले पर कैपिटा इनकम से, पर कैपिटा इनकम से बात नहीं बन रही है, कैसे प्रूव करोगे? हरियाणा केरला के एग्जांपल से। फिर क्या करोगे? फिर एचडीआर करोगे। क्या एचडीआर परफेक्ट है? नहीं, इसमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है और नए कंपोनेंट ऐड किए जा रहे हैं। समझ गए? लॉन्ग आंसर भी बन जाएगा इसमें पूरा। ठीक है? अब ये अगला टॉपिक है। टॉपिक का क्या नाम है? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं, फिर फ्लो चार्ट बनवा दूंगी इसका। मैंने बनवाया नहीं था, याद रखना तुम लोगों को। ठीक है? कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट इज पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड। आज मान लिया कंट्री बहुत ज्यादा अमीर है, तो कल क्या होगा? ऐसा थोड़ी ना है कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट बढ़ता ही जाएगा। ठीक है? हमें फ्यूचर ऑफ जनरेशंस के भी तो ध्यान में रख के करना पड़ेगा डेवलपमेंट को। सस्टेनेबल का केवल एक ही चीज है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है जो चीज चलती रहे। समझ गए? जैसे फैमिली में सस्टेनेबल इनकम क्यों करते हैं लोग? ताकि फ्यूचर की जनरेशन को कोई दिक्कत ना हो। वैसे ही कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों करेंगे? कि ऐसा नहीं केवल तुम एंजॉय कर लिए और निकल लिए अर्थ में ऐसे कचरा वचरा फैला के। वो डेवलपमेंट ऐसा करना है कि तुम्हारी आगे आने वाली जनरेशन भी उसका फायदा उठा सकें। तो ये ऑब्वियस चीज है, किसी भी नॉर्मल फंक्शनिंग ब्रेन को ये बात समझ में आती है कि डेवलपमेंट एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है?
However, since the second half of the 20th century, कब की बात कर रहे हैं? वर्ल्ड वॉर की। वर्ल्ड वॉर के बाद से देखा जा रहा है, a number of scientists have been warning that the present type the levels of the developments are not sustainable, for the simple reason कि हमें कितनी चीजें देखने को मिली हैं पिछले 50 सालों में, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ये सब क्या हम लोग पहले सुनते थे ये सारे वर्ड? आजकल तो जेनेटिक रिसोर्सेज और पता नहीं कौन कौन सी क्लीनर टेक्नोलॉजीज पे कितना फोकस किया जा रहा है, और नए नए वायरस, नए नए बैक्टीरियाज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। कोरोना में भी, कोरोना क्या है? कोरोना पहले थोड़ी ना था। तो कोरोना अलग तरह का बायोलॉजिकल वेपन है, जो कि कहीं ना कहीं इसीलिए आ गया है यहाँ पर, क्योंकि हमने बैलेंस नहीं किया है अर्थ को, समझ गए? ये सारी चीजें हमें अभी क्यों मिल रही हैं देखने में? क्योंकि कहीं ना कहीं 1950s के बाद से जो एक एरा आया है एकदम इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, कि तोड़ फोड़ दो, सब कुछ कर दो और दुनिया एकदम रॉकेट से उड़ के सीधे मंगल पे रहने जाएंगे। अरे जहां रह रहे हो पहले उसे बचा लो। यहाँ पे यहाँ की पूरी सब बर्बाद करके फिर कहीं और वही काम करने जाएंगे जो यहाँ कर रहे हैं, रहने जाएंगे। अरे रह तो यहाँ भी रहे हो, वहां जाके क्यों रहना है? बोले नहीं, यहाँ रह रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, इसको बर्बाद करेंगे, फिर कहीं और जाएंगे और कहीं जाके फिर से रहेंगे। समझ गए? ये तो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? नहीं है। साइंस पर उतना ही फोकस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी पर उतना ही फोकस होना चाहिए, जितने में हमारा एग्जिस्टेंस कॉम्प्रोमाइज ना हो। कोई घर जला करके रोशनी थोड़ी ना करता है पढ़ने के लिए। आज लाइट नहीं आ रही तो घर में आग लगा देता हूँ फिर पढ़ूंगा। ये तो वही वाली बात कर रहे हैं हम लोग के अर्थ को ही पूरा बर्बाद कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पीछे साइंटिस्ट ये रीजन देते हैं कि भाई इतना कुछ मत करो, लेकिन गवर्नमेंट सुनती नहीं है। सबको डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, अपने अपने नाम का, अपने अपने तरीके का। पहला है, इसमें आप प्रूफ कैसे करोगे? क्योंकि कोई भी चीज बिना प्रूफ करे नहीं होगी। 10th में एग्जाम्पल तो देने ही पड़ेंगे। तो तुम सबसे पहले ये बताओगे कि देख लो ग्राउंड वाटर की क्या हालत हो गई है इंडिया में। अगर तुम लोग कुछ याद नहीं आता तो मैं ही बता दूं, बैंगलोर में तो पीने के लिए पानी नहीं बचा हुआ है। क्या कोई रिलेटिव है बैंगलोर में जो इस बात की पुष्टि कर सके? बैंगलोर में ग्राउंड वाटर की टेबल इतनी नीचे जा चुकी है कि वहां पर पानी नहीं होता है बहुत सारे सीजन में लोगों को पीने के लिए। पिछले साल पानी की इतनी किल्लत हो गई थी बैंगलोर में कि लोगों की हालत खराब हो गई थी। चेन्नई, वहां पानी की दिक्कत है। दिल्ली, यहाँ तो हम खुद ही रह रहे हैं, यहाँ पानी की दिक्कत है। सुनिए सारी दिक्कतें। राजस्थान, राजस्थान वो तो चलो फिर भी हिमालय मरु इलाका है या डेजर्ट एरिया है, बट बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली ये महानगर हैं। और ये महानगरों में पानी की प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज ऑफ दी अंधा ब्लाइंड अर्बेनाइजेशन। घर बना दिए, ग्राउंड वाटर है ही नहीं इतना नीचे, जितनी बिल्डिंग खड़ी हुई है उतने जमीन के नीचे पानी नहीं है। तो तुम कितना सबमर्सिबल लगाओगे? वाटर टेबल तो जानी है ना नीचे, क्योंकि फॉरेस्टेशन है नहीं, पेड़ वेड़ आसपास है नहीं, सारी कंक्रीट की रोड है। तो बारिश का जो पानी आता है वो एब्जॉर्ब करके नीचे तो जाता नहीं है जमीन के, वो तो अगल बगल के नाले से निकल के बह जाता कहीं और। वो नीचे जाता नहीं है और नीचे से निकाल निकाल के पी रहे हो। सिंपल है, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जानी है। अर्बेनाइजेशन के लिए भी बहुत लोग अगेंस्ट है कि इतना ज्यादा जो अभी ये सब कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, पूरा नॉर्मल जंगल की जगह कंक्रीट के जंगल क्या करेंगे? वो ग्राउंड वाटर टेबल को पूरा डिप्लीट कर देंगे। और ग्राउंड वाटर जब ज्यादा एक्सट्रीम माइनिंग होती है नीचे तक, वहां पे पोल्यूटेड पानी निकलता है, उसमें लेड मिल जाता है, कहीं आर्सेनिक मिल जाता है, उससे बच्चों को जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती है। डेवलपमेंट के बहुत सारे तरीके। एनवायरमेंट टॉपिक अगर आएगा अभी किसी चैप्टर में, 10th में है क्या, तो देंगे, वरना किसी दिन मैं 10th का साइंस का एनवायरमेंट का चैप्टर पढ़ा दूंगी। उसमें तुम लोगों को ये भी कवर हो जाएगा, वो भी कवर हो जाएगा। ग्राउंड वाटर इन इंडिया, recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse many parts of the country। और ये नाम लिख देना कंट्री, ये चेन्नई, दिल्ली, जितने भी महानगर तुम्हें पता है सबके नाम लिख देना, सब वैलिड है, ठीक है। 300 डिस्ट्रिक्ट तो इतने रिपोर्ट हो चुके हैं जहां पे वाटर टेबल डिक्लाइन हो गई है 4 मीटर से भी ज्यादा, ठीक है, पिछले 20 सालों में। यानी जब से हमने ये ग्लोबलाइजेशन का डंडा पकड़ा है अपने हाथ में, जब से हम वर्ल्ड नेट और ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, हम एक अलग ही दुनिया में चल रहे हैं जहां से हम अपने नेचुरल रिसोर्स को खत्म करते चले जा रहे हैं, ठीक है। इन अनदर 25 ईयर, ये बता रहे हैं पिछले 20 साल में तो 4 मीटर से नीचे चली गई टेबल, ठीक है। अब क्या होगा अगले 25 साल अगर और नहीं सुनोगे, 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम, ठीक है। Way of using the resource continues, groundwater overuse is particularly found in the agriculture prosperous region। तो अगर हम in another 25 years में, अगर 25 साल बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो तुम लोग 40 वाले साल के होगे, तब तक में ही क्या हो जाएगा, 60% इंडिया में पानी नहीं बचेगा पीने के लिए।
60%। आप कह दोगे सर साइंटिस्ट तो बहुत लगे हुए हैं, अब ओशियन का पानी पियेंगे हम लोग, ठीक है, ओशियन के पानी को रिसाइकिल करेंगे फिर पियेंगे। तो काम वही कर रहे हो ना, अल्टीमेटली पीना तुम्हें पानी है, बट उसके लिए तुमने क्या करा, ये पूरा पानी बर्बाद किया, फिर तुम टेक्नोलॉजी लेके आए, तुमने खारे पानी को सीधा पानी किया, फिर तुम उसे पी रहे हो। तो बेटर यही है कि कंजर्व करते चलो। टेक्नोलॉजी की जरूरत तब पड़ती है जब हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं नेचर और डेवलपमेंट के साथ, तो हमें कुछ ना कुछ भसड़ मचा देते हैं, तो उसे कवर करने के लिए नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है, जिसे कहते हैं जुगाड़। ये वाली चीज की वजह से ही ये फंडा दिया जाता है, और ये अभी नहीं दिया जा रहा है, ये फंडा पहली बार दिया गया था 1987 में। 1987 में यूएन के लोग जागे और उन्होंने 87 तो चलो थोड़ा दूर हो गया, 1972 में पहली बार एक यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि जब लोगों को ये बात समझ आ गई थी तब तक कुछ लोग हैं जिन्हें पहले से ही दिख गया था कि एनवायरनमेंट का लॉस हो रहा है और हमारा बहुत दिक्कत होने वाली है, तो उन्होंने एक सारी दुनिया के लोगों को बुलाया कॉन्फ्रेंस में। उसको बोलते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बात बता रही हूँ, ठीक है। उन्होंने 1972 में कॉन्फ्रेंस करी, बहुत सारे लोगों ने इसको सीरियसली उस समय नहीं लिया, लेकिन फिर भी ये चीजें मतलब जो लोग एनजीओ वगैरह हैं या जो लोग बड़े सिविल सोसाइटी वाले लोग हैं वो पीछे पड़े रहे, तो वो लोग आ गए 1987 में। 1987 में यूएन वालों ने एक रिपोर्ट निकाली, उस रिपोर्ट का नाम था, मतलब तकरीबन इसके 15-16 साल के बाद, उस रिपोर्ट का नाम था ब्रेटलैंड रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहली बार जिक्र किया था। उन्होंने डेफिनेशन पहली बार दी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों होना चाहिए, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब से ही हम सुन रहे हैं, रोज इस नाम को सुनते हो, बट ये पहली बार इंट्रोड्यूस इस रिपोर्ट में हुआ था, और इस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। जितने लोग थे वो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लोग और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन वाले एनवायरमेंटलिस्ट थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा आगे भविष्य क्या होने वाला, आवर कॉमन फ्यूचर। उसमें उन्होंने ये निकाला था, इस मतलब इस थीम थी इस मीटिंग की, उसमें उन्होंने रिपोर्ट निकाली, रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन थी, और इसी पे पहली बार डिस्कशन करने के लिए वो रियो में मिले थे, जिसको बोलते हैं अर्थ की समिट। पहली बार लोगों को लगा ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी है और इसे मिलके डिस्कस करना पड़ेगा, वरना तो लोग एनवायरनमेंट का नाम लेके हंसते थे, बोलते थे अरे इसमें क्या डिस्कस करने वाला है, डेवलपिंग कंट्रीज इतना आगे चल रही हैं। इसी चीज को डिस्कस करने के लिए कि सस्टेनेबल क्या होना चाहिए, पहली बार अर्थ समिट हुई थी 1992 में, समझ गए। और ये अर्थ समिट को ही रियो में हुई थी, इसलिए इसको रियो समिट बोलते हैं, रियो ब्राजील में है, समझ गए। यस मैम। तो इसका नाम रियो, जिस जगह होती है उसी जगह से समिट का नाम होता है, इसको बोलते हैं रियो अर्थ समिट। अब इस अर्थ समिट में पेरिस एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट तो 2015 में हुआ है, वो उसके बहुत बाद की बात है, मिलाकर के पूरी शुरुआत यहाँ से हुई थी, समझ गए। जो भी हम एनवायरनमेंट का जिक्र कर रहे हैं उसकी शुरुआत अर्थ समिट से हुई है, जो पहली बार 1992 में हुई थी। उस 1992 में 3-4 चीजें डिस्कस की गई जो हम रिसोर्स चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर कुछ बचेगा नहीं, याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। समझ गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई मजाक नहीं है, एक्चुअल थ्योरी है। जब तक लोग इस बात को समझ पाए कि डेवलपमेंट का मतलब कैपिटा इनकम नहीं है, वैसे ही लोगों के दिमाग में बात आने लगी कि भाई अगर डेवलपमेंट का मतलब केवल पर कैपिटा इनकम नहीं है, लाइफ भी है, हेल्थ भी है, तो फिर एयर ने क्या बुरा किया है, फॉरेस्ट ने क्या बुरा किया, इसको भी इंक्लूड करो डेवलपमेंट में, सबको इंक्लूड करो डेवलपमेंट में, कोई अच्छी हवा ले रहा है तो वो भी डेवलपमेंट है। अब फिर ये बात समझ में आई कि डेवलपमेंट ऑल इंक्लूसिव होता है, उसमें आपको क्लीन एयर भी मिलनी चाहिए, आपको क्लीन वाटर भी मिलना चाहिए। तो लोगों का ध्यान गया कि डेवलपमेंट का मतलब है कि रिसोर्सेस कंजर्व होने चाहिए, हमें एनवायरनमेंट को भी बचाना है, समझ गए। बिना एनवायरनमेंट को बचाए नहीं हो पाएगा काम, ठीक है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। These resources are replenished by nature as in the case of crops and plant. However, even these resources may be overused. बोलेंगे ग्राउंड वाटर, एक वाटर की साइकिल होती है, साइंस में पढ़ा होगा, यस मैम। क्या इट इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड वाला है, साइकिल समझते हो। यस मैम। एनीवे साइंस में सर से पूछना वाटर साइकिल क्या होती है। वाटर साइकिल का रिजल्ट ये है कि ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये रिजल्ट है, समझ गए। यानी जितना यूज करोगे वो रिन्यू हो सकता है, लेकिन जब तुम उसे रिन्यू होने दो, ये नहीं है कि वो रिन्यू होने वाला था, बारिश होने वाली थी, नीचे कंक्रीट बिछा दिया, अब नहीं जाने देंगे इनके अंदर, ऊपर रहो, वो वाला है। तो साइकिल ब्रेक कर दी तुमने समहाउ। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, लेकिन हम जब इनका ओवर यूज करने लगते हैं, जैसे कि कोल है, कोल भी रिप्लेनिशेबल है,
समझ गए। लेकिन कोल 1 लाख 2 लाख 1-2 करोड़ साल ले लेगा रिप्लेनिश होने में। यानी जब भी कोल बनता है तो 1-2 करोड़ साल तक तुमको उसको ध्यान से यूज करना है। अगर तुम उसे 100 साल में यूज कर दोगे, वो रिन्यूएबल की जगह नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। समझ गए। सारे के सारे रिसोर्सेज रिन्यूएबल ही होते हैं, जस्ट दैट द टाइम दे टेक। कोल और पेट्रोलियम इतना ज्यादा लंबा टाइम लेते हैं कि अगर आप उन्हें कंजर्व करके यूज नहीं करोगे तो तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ गए। क्योंकि 2 करोड़ साल तो कोई नहीं वेट करेगा। 2 करोड़ साल तो स्वयं गॉड भी नहीं वेट करेंगे, कहेंगे तुम लोगों ने बहुत गदर मचाई, अब तुम सारे ऊपर ही आओ। अगर रिसोर्सेज नहीं बचे तो 2 करोड़ साल तो मानव यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं रह सकती। सिंस ये 2 करोड़ साल ले लेते हैं वापस आने में, इसीलिए इनको नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखा जाता है। समझ गए। जो तुरंत रिन्यू हो सकते हैं उनको रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे सन हो गया, वाटर हो गया। ये रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं ये टाइम लेते हैं रिप्लेनिश होने में। वाटर को भी टाइम चाहिए, यानी आप खेती में ज्यादा पानी अगर डालोगे, ज्यादा यूज करोगे तो वो भी खत्म हो जाएगी। सिंपल है कि पानी भी तक भी अगर आप ओवर यूज करोगे तो आपको फ्यूचर जनरेशन के नहीं बचेगा। फिर जब वो 1-2 करोड़ साल के बाद पानी वापस आएगा तब तक घर में सारी ह्यूमन सिविलाइजेशन मर चुकी होगी। तो वही शुरू करेंगे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, फिर जल्दी एप बनेंगे, फिर जल्दी ह्यूमन बनेंगे। समझ गए साइकिल। अगर सब मर गए रिसोर्स के ओवर कंजम्पशन की वजह से, तो सिंगल सेलुलर जैसे बिग बैंग जैसे पृथ्वी पहले बनी थी वैसे उसी स्टेज में जाना पड़ेगा। फिर से बिलियन ईयर लगेंगे हमको ह्यूमन बनने में। वो साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, if we use more than what is being replenished by the rain, then we would be overusing। फिर बोलोगे मैम पता कैसे चलेगा कि ओवर यूज कर रहे हैं? इसको बोलते हैं कैपेसिटी, अर्थ की कैपेसिटी। जितना अर्थ प्रोड्यूस कर सकती है उससे ज्यादा अगर तुम यूज कर रहे हो उस टाइम में। फॉर एग्जाम्पल 1 साल में ग्राउंड वाटर 1000 लीटर भर सकता है ग्राउंड में वापस, लेकिन तुम 5000 खर्चा कर रहे हो तो तुम 4000 ओवर यूज कर रहे हो। समझ गए। यानी 4 साल का कर्ज ले लिया तुमने ग्राउंड वाटर का। टेक्निकली तुम्हें अगले 4 साल खर्च नहीं करना चाहिए अब और, लेकिन हम क्या ऐसा कर रहे हैं? नहीं। जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं हम फ्यूचर के भी करे ले रहे हैं, क्योंकि अर्थ की कैपेसिटी 1 साल में लिमिटेड ही वाटर को ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट कर पाने की है। हम उससे ज्यादा कर रहे हैं और इसीलिए हम उसे एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। समझ गए। जैसे एक इंसान पानी 20 लीटर में भी नहा सकता है, लेकिन वही इंसान शावर के नीचे खड़ा हो रहा है तो वो 50 लीटर यूज कर रहा है नहाने के लिए। 1 घंटे तक नहाते ही रहते हैं। तुमने 3 लोगों के बराबर पानी यूज कर लिया, तो तुम्हारी वजह से 2 लोगों को और नहीं नहाना चाहिए, जो कि हो रहा है। Since you are over using it, some people in somewhere, कोई गरीब है जो 4-4 5-5 दिन पानी नहीं पी पा रहा है। सिंपल है, क्योंकि रिसोर्स उतना ही है। अगर तुम ओवर यूज करोगे तो किसी ना किसी का हिस्सा मार ही रहे हो। समझ गए। और हम लोग अर्थ में कम नहीं है। जब भी ये चीजें किया करो तो सोचा करो। ठीक है। एनीवे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और सारे रिसोर्स का फंडा मैंने पढ़ा दिया, काफी चीजें हमारी यहीं पे हो गई हैं। अब एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये वाला टॉपिक हम रिसोर्सेज में ही कवर कर लें, कैसे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये वहीं पर ही कवर हो जाएगा। उसके लिए यहाँ टेबल यहाँ से कर लेना क्रूड ऑयल वाली, अदरवाइज यहाँ पे कुछ है नहीं, ये सब उसी में कवर हो जाएगा। ठीक है। एग्जॉस्ट कैसे हो रहा है नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। तो अब जो चीजें हमने पढ़ ली हैं, देखें उसमें से कोई क्वेश्चन बन रहा है। देखते हैं भाई। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन बी जनरली डिटरमाइंड। जनरली कैसे बोलेंगे? कैपिटा इनकम होती है, लिटरेसी होती है, या हेल्थ होती है, या ऑल ऑफ द अबव है? वैसे तो पर कैपिटा होना चाहिए, पर मैम ऑल ऑफ द अबव लग रहा है। पर कैपिटा क्यों होना चाहिए? हमने कोई ऐसी डेफिनेशन पे एग्री किया है ना? पर कैपिटा इनकम तो केवल और केवल वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया है, कोई कॉमन जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन थोड़ी है। हम तो फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव है। डेवलपमेंट का मतलब मिलाकर के, डेवलपमेंट का मतलब तो सब चीज होता है ना, मैक्सिमम चीज तुम इंक्लूड करो। इसी के 5-6 ऑप्शन और होते हैं, उसमें भी अच्छी अच्छी चीजें लिखी होती, तब भी ऑल ऑफ द अबव होता। समझ गए। Which of the following neighboring country has better performance in terms of human development? श्रीलंका। श्रीलंका। Assume there are 4 families in a country. The average per capita income these families is 5000 रुपये। ठीक है। If the income of 3 families is 4000, 7000 and 3000, what is the income of fourth? निकाल लोगे तो मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। यस। तो क्या हो गया? हटाओ, इतना कौन करे। 4 + 7 + 3 + x, समझ गए ना? 14,000 डिवाइडेड बाई 4,
should be equal to 5। किसको समझ आ गया क्या लिख दिया मैंने? 1000 हटा दिया मैंने सारे। हम 7 1000 की केवल फर्स्ट डिजिट लिख मैम दी। 6000 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 20 माइनस 14 14, x की वैल्यू आ गई 6 हमने सिंस 1000 को मैंने पहले ही हटा दिया था, तो 6 into 1000 6000 हो गया। समझ गए? ये शॉर्टकट है एवरेज निकालने का, अगर किसी को ना आता हो तो भी कॉमन फैक्टर होता सही है है, मार्क्स आ गया। क्या सीख गए एवरेज निकालना? अगर कोई बहुत लंबी डिजिट दी है और सब में जो कॉमन है जीरोस वो सेम है, तो जीरोस हटा दिया करो, केवल फर्स्ट डिजिट का ही एवरेज ले लिया करो, जो रिजल्ट आए उसमें जितने जीरो बनाए उतने मल्टीप्लाई कर दिया करो। समझ गए ना क्या किया है? यस मैम। नहीं तो ये मैथ के सर से पूछना, एक चीज साइंस के सर से पूछनी है, एक चीज मैथ के सर से पूछनी है। ठीक है, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज? पर कैपिटा इनकम। व्हाट आर द लिमिटेशन? मैम एनॉमली जाती है, उल्टा लटक के पढ़ी क्वालिटी है, है। उल्टा लटक के पढ़ी है हमने ये लिमिटेशंस। पहले तो ये 1000 और 1000 वाली टेबल बना देना, लिमिटेशन को जस्टिफाई कर देना कि ये बता नहीं पाती हैं कि एनॉमली कैसे डिस्क्राइब होगी। ये एग्जांपल है 5-5000 वाले, समझ गए? 2 एग्जांपल ही दे देना, एक में दोनों की एवरेज इनकम सेम दिखा देना, समझ गए? बोल देना दोनों मान लो इसमें 2 फैमिली रहती है लेकिन दोनों कमाती हैं कितना, 4000, इसका एवरेज भी 4000 आ गया। इसमें एक फैमिली 0 कमाती है, एक कमाती है 8000, फिर भी क्या आ गया एवरेज 8000/2, तब भी 4000 आ गया। दोनों का एवरेज तो सेम आ गया, लेकिन इसमें एक फैमिली 0 कमाती है, तो क्या डेवलपमेंट सही बता पाएगी? ये नहीं बता पाएगी, ऐसी बता देना। इन व्हाट रिस्पॉन्स is the criteria used by the UNDP for measuring development different from the World Bank? वर्ल्ड बैंक से फेक यूज करते हैं, यूएनडीपी सेवरल क्राइटेरिया यूज करती है। करेक्ट, ठीक है। अरे समझ आ रहा है सब? यस मैम। ओके, अगला क्या है? Why do we use average? ये मैं नहीं बता पाऊंगी। Is there any limitation to their use? अभी तो पढ़ा है ऊपर, एवरेज क्यों यूज करते हैं? कंट्री में पॉपुलेशन। यस मैम, पॉपुलेशन वेरी करती है कंट्री टू कंट्री। करेक्ट, क्योंकि हर कंट्री में पॉपुलेशन अलग अलग वेरी करती है, तो हमें पर पे निकालना पड़ेगा, पर पर्सन पे, समझ गए? और पर पर्सन पे निकालने का एक ही तरीका है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन, क्योंकि हमें पर पर्सन पे डेटा चाहिए, क्योंकि हर एक कंट्री पॉपुलेशन अलग अलग है। तो अगर कंपैरिजन करना है लिविंग स्टैंडर्ड का, तो एक इंसान पे होना चाहिए। ठीक है, आर देयर एनी लिमिटेशन टू देयर यूज? हम जो ऊपर लिखा था, वही। Illustrate with your own example related to development. उनका बना पाओगे तो बना लेना, वरना दे देना हरियाणा और केरला का, समझ गए? लेकिन अभी एवरेज का एग्जांपल देना है, तो एवरेज में हरियाणा का मत देना, एवरेज में दे देना इंडिया का और स्विट्जरलैंड का, समझ गए? दिखा देना कि उनकी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत कम है, और समझ गए ना? यस मैम। ये रिलेटेड टू डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट के एग्जांपल से ये एवरेज का यूज अपने एग्जांपल में देना है, समझ गए ना? यस मैम। आपको समझ आया क्वेश्चन? इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स का हम एवरेज क्यों यूज करते हैं? एवरेज का कोई लिमिटेशन होता है, और इस लिमिटेशन को अपने एग्जांपल से दिखाइए, समझ गए? अपने एग्जांपल से तुमको एवरेज की लिमिटेशन दिखानी है, ठीक है? क्लास में ऑलरेडी मैंने किए हुए हैं एग्जांपल। Kerala has lower per capita income, has a better human development ranking than Haryana. Hence per capita income is not useful. Compare करो। मैम मैं इससे एग्री इसलिए नहीं करती क्योंकि मैम इन्होंने कहा यूजफुल क्राइटेरिया एट ऑल। मैम ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही यूजफुल नहीं है। तो मैम अगर हम इसमें 2-3 क्राइटेरिया और ले लें तो मैम फिर सही आ जाएगा। करेक्ट, ये हमने पूरा एग्जांपल अभी डिस्कस किया है कि केरला का लो पर कैपिटा इनकम है बट पब्लिक फैसिलिटीज ज्यादा है, तो हमें डेवलपमेंट में और क्राइटेरिया देने चाहिए। पर कैपिटा इनकम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूजफुल नहीं है, बट दे डू नॉट गिव द मोस्ट सर्टेन रिजल्ट, क्योंकि उसमें एनोमली होती है, और पब्लिक फैसिलिटीज और बाकी सारी चीजें जो भी पब्लिक फैसिलिटीज मतलब हेल्थ लिटरेसी और ड्रॉप आउट रेट और क्लीन एनवायरनमेंट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट के, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल। ऐसा नहीं है केवल पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे अगर हम
कंपेयर करेंगे तो वो मोस्ट एक्यूरेट नहीं होगा। और वी हैव ऑलरेडी सीन कि केरला में पब्लिक फैसिलिटीज ज्यादा थी, तो देयर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट वाज मच बेटर देन हरियाणा। समझ गए? तो इससे ये प्रूव भी हो जाता है इनकम बेस्ट नहीं है, एट द सेम टाइम इनकम सबसे वर्स्ट भी नहीं है। समझ गए? क्योंकि ये भी माना जाता है कि जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं वो पर्सनल लेवल पे चीजें अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, बोलोगे भाई पैसे ज्यादा होते हैं पर्सनल लेवल पे अफोर्ड कर सकता है, या तो आप दोनों तरफ से बोल रहे हो। एक तरफ से आप कह रहे हो कि पैसे ज्यादा है तो खुद हेल्थ फैसिलिटी अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरी तरफ से आप कह रहे हो कि अगर हेल्थ फैसिलिटी गवर्नमेंट दे देगी तब भी सेम बात है। हाँ तो बेटा मैंने इस बात का जवाब भी क्लास में दिया था, तुम्हारी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है मतलब तुम ज्यादा पैसा खर्चा कर सकते हो, लेकिन अगर हॉस्पिटल ही नहीं है तो क्या करोगे? समझ गए? पब्लिक फैसिलिटी का मतलब है गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना के तो दे रही है कम से कम। हरियाणा में वही केस है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है बट पब्लिक फैसिलिटीज ही नहीं है। ठीक है, फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय पीपल इन इंडिया। पता है तुम लोगों को, कोल, पेट्रोलियम, सोलर सब कुछ तो है। व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज 50 इयर्स फ्रॉम नाउ? 50 इयर्स में सब आ जाएगा, फिर ये रिसोर्स में पढ़ा दूंगी मैं। न्यूक्लियर एनर्जी भी यूज कर पाएंगे, सन एनर्जी भी यूज इलेक्ट्रिसिटी, कर पाएंगे, हाइड्रो। हाइड्रो भी यूज कर पाएंगे, ऐसा जियोथर्मल भी यूज कर पाएंगे। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव ही न्यूक्लियर है बेटा। हाँ मैम जैसे बोलते हैं कि नॉर्मल पेट्रोलियम कार्स से बेटर इलेक्ट्रिक कार्स हैं, और मैम इलेक्ट्रिक कार्स को इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी में भी तो हम कुछ फ्यूल यूज कर रहे हैं। मैम ऐसा तो है नहीं कि पूरी तभी तो कंट्री में सोलर है। तभी तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी यूज करने की बात चल रही है ना बेटा। सोलर एनर्जी, सन तो अनलिमिटेड है ना, उसमें तो इतनी आग लगी हुई है उसके दिल में। मैम पर मोस्ट जगह पर इलेक्ट्रिसिटी सोलर नहीं होती, वो पेट्रोलियम या कोल से आ रही होती तो है। वो तो अटर स्टूपिडिटी है। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एट ऑल दे विल कम, एक सोर्स ऑफ एनर्जी होगी, एंड इट इज बीइंग कंसीडर्ड कि बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी वाले भी सोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल, जो हमें जिनका टैप्ड पोटेंशियल नहीं है अभी तक वो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, अभी तक एक्चुअल नहीं हो पाए हैं उस लेवल में, हम उतना यूज नहीं कर रहे उन्हें। उनको ही हम ऐसे कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हमें ऐसा एनर्जी का सोर्स मिले जो खत्म ही ना होता हो। समझ गए? इसीलिए सोलर एनर्जी पे इतना फोकस किया जा रहा है, क्योंकि कोल, पेट्रोलियम तो अब सब बीती बातें हो गई, थोड़ा टाइम में उड़ने ही वाला है। समझ गए? तो इसलिए अब इन रिसोर्सेज से हम बनाएंगे एनर्जी, और एनर्जी से हम चलाएंगे कार। यही रीजन है कि पेट्रोल कार खत्म हो रही, क्योंकि पेट्रोल ही नहीं है ना। अगर कोल और पेट्रोल से ही वापस इलेक्ट्रिसिटी बनानी हो और उससे कार चलानी, फिर फायदा ही क्या हुआ? इनको चलने दो। समझ गए? मतलब ही यही है, क्योंकि हमारे पास और रिसोर्सेज बचे नहीं है, हम अब पावर से ही चलाएंगे चीजें, और पावर के हम अलग अलग रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं, किस किस रिसोर्स से पावर लेंगे। सन इज द वास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा उसी पर ही हमारी उम्मीदें टिकी हुई हैं, और उसके अलावा कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ओके। व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? कितना बड़ा लेक्चर दिया था सस्टेनेबिलिटी के ऊपर मैंने। केवल ग्राउंड वाटर वाला एग्जांपल लिख लेना और नेचुरल रिसोर्सेज वाला। सस्टेनेबल तो ये रिसोर्सेज चैप्टर में भी वैसे आएगा, बट कर लोगे? यस मैम, हमें Yes. सारे क्वेश्चन के आंसर में ये लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, इनके अगर हम सस्टेनेबली नहीं चलेंगे तो रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे डेवलपमेंट के लिए। करेक्ट। श्रेयांश, नींद आ रही है क्या तुम्हें? सब सो रहे हैं। सच बताओ, समझ आया है कुछ? यस Yes. मैम। अनिमेश, समझ आ गया? यस मैम। स्नेहा, यस मैम। अपूर्वा, अपूर्वा, देखो क्या हाल है। ये करते हैं। अपूर्वा मैम कहाँ थी? मैम मेरी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। आज मैथ्स की क्लास में भी नहीं जा रही थी, ओके इसलिए मैसेज करा मैंने आपको। ओके। शिवांग, तुम्हें आ गया समझ? सो तो नहीं रहे हो? मैम आ गया मैम, बट अब और नहीं पढ़ सकता इस चैप्टर। तो अब तो टाइम कहाँ बचा है पढ़ने का, और चैप्टर खत्म भी हो चुका है। सिमिलरली ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हमारे डिस्कस हो गए हैं, इनको तुम लोगों को कर लेना है। उसके अलावा तुम लोग वो खोलोगे, आई थिंक अभी मैं अपडेट करूंगी, उसमें एक प्रैक्टिस शीट होगी, वो कर लेना। ठीक है,
मैम इस चैप्टर के नोट्स। मैम किसमें? अभी फिलहाल के लिए आज के लिए एनसीईआरटी है, जब मैं नोट्स अपडेट करूंगी तब मैं होमवर्क दूंगी इसके, ठीक है, अगले नोट्स में से। मैम तो आज हमें सिर्फ एनसीईआरटी करनी है इस चैप्टर। आज के लिए केवल एनसीईआरटी करनी है। मैम डिस्कस तो हो गई, अब क्यों करनी है? क्योंकि मैंने डिस्कस करी है, तुमने तो कुछ बोला ही नहीं उसमें, मैम बोला इसलिए तो तुम्हें करनी है।